जी आपके साथ शुरुआत करते हुए आप व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार क्या छिपा रही है, क्या सच जानना चाहते हैं आप, क्या है आपकी चिंता? नहीं, मेरी चिंता नहीं, ना मैं सच जानना नहीं चाहता, बल्कि देश जानना चाहता है। देश सच ये जानना चाहता है कि क्या अप्रैल 19 को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को नहीं कहा कि चीन बड़ी तादाद में अपनी फौजों को जमा कर रहा है? क्या 5 मई के दिन क्या मोदी सरकार को नहीं मालूम था कि गालवान रिवर वैली में चीन की फौज हजारों की तादाद में घुस चुकी है? क्या मोदी सरकार को ये नहीं मालूम था कि 9 मई को नकुला पास सिक्किम में इंटरनेशनल बॉर्डर में 2.5 किलोमीटर के अंदर चीन घुस गया? क्या मोदी को नहीं मालूम था कि मई 17 और 18 को पोंग सांग सू लेक में चीन घुस चुका है? क्या सरकार को ये नहीं मालूम कि हर साल दिसंबर में आईटीबीपी की जिम्मेदारी होती है कि वो एमएचए डिफेंस के लोग बैठकर ये तय करते हैं कि आईटीबीपी कितने पेट्रोलिंग करेगा, आर्मी कितने पेट्रोलिंग करेगी? और क्या ये बात सच नहीं है कि जम्मू कश्मीर के एनटीआरओ के पास ड्रोन्स हैं? क्या ये बात सच नहीं है? बीजेपी क्यों नहीं बताती कि हमारे आईटीबीपी के पास हर महीना वो पुलिस के साथ, स्टेट पुलिस, कस्टम, मिलिट्री के साथ, मिलिट्री इंटेलिजेंस साथ मीटिंग लेती है? मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं कि ये इनकी गलती है। नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को टीवी चैनल की तरह चलाते आ रही है कि टीआरपी ना गिरे, और इनकी टीआरपी ना गिरने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। मैडम, इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है कि 20 में से 17 के जिस्मों पर इतनी बुरी तरह के मार थे और 3 के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। 3 जवानों के गले काट दिए गए। एक हमारा कर्नल सुरेश बाबू के सर पर मारा गया। आज तक के सिस्टर चैनल पर एक सिपाही जिसका नाम राजस्थान का सुरेंद्र सिंह है, वो कह रहा है अपनी बाप को फोन करके कि अगर मेरे पास कृपान नहीं होता तो मुझे मार दिया जाता। कितने चीन के लोग आए? 2000। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देश जानना चाहता है। और आप तो बड़ी बड़ी नेशनलिज्म की बातें करते हैं। मैडम, आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब हम ये रोड बना रहे थे तो बीआरओ ने रोड बना रहे थे तो हमको मालूम था कि ये रोड काराकोरम पास से लेकर राइट जाता है तांगसेरूक तक। अब चीन पहाड़ों पर बैठा हुआ है। वो जब चाहे जब हमको सियाचिन ग्लेशियर पे जाने से रोकेगा, काराकोरम पास के कम्युनिकेशन को खत्म करेगा, और जवाब ही नहीं है। हमारी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आखिर सरकार अगर बदला लेगी तो क्या चीन को सिक्किम की जमीन से, गालवान वैली जो भारत का हिस्सा है, पोंग सांग सू लेक जो भारत का हिस्सा है, आप हटाएंगे नहीं हटाएंगे? बताइए हमको। देश जानना चाहता है, मैं नहीं, देश सच जानना चाहता है, और उसके लिए जरूरी है कि व्हाइट पेपर को जारी करना पड़ेगा मोदी सरकार। सुधांशु जी, एक पॉइंटेड सवाल उन्होंने पूछा है हर मुद्दे पर, आपका जवाब। सुधांशु जी, देखिए, सर्वदलीय बैठक में भले ही ना बुलाया गया हो ओवैसी जी को, पर छलावा देने वाली तमाम खबरों के बारे में इनको बड़ी गजब की जानकारी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानकारी इनको, मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानकारी इनको, वहां सेना के पोस्ट पर कमांडर को शायद ना पता हो कितने लोग हैं, वो जानकारी इनको। और इतना ही नहीं, अभी देखिए अपने आखिरी सेंटेंस में क्या बोल गए कि वो हमसे ऊपर बैठा है। ये बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटिंग आर्मी पोस्ट कहां पे है? सियाचिन में। वर्ल्ड का टॉलेस्ट, जहां हम बैठे हैं। सबसे बड़ा हाईएस्ट एयर स्ट्रिप कहां है? दौलत बेग ओल्डी में, जो हमारे पास है, और आपको नजर आ रहा है वो ऊपर बैठा हुआ है। अभी अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी इंस्टीट्यूट ने आज ही रिपोर्ट में दिया है कि ऊंची पहाड़ियों पर भारत की स्थिति ज्यादा मजबूत है। एयरफोर्स की स्थिति में भारत की स्थिति ज्यादा मजबूत है, और इन फैक्ट के साथ दिया है। आपको सारी आईबी से लेके और आर्मी से लेके आर्मी इंटेलिजेंस तक सब जानकारी है, मगर जो दुनिया को जानकारी है कि सियाचिन सबसे ऊपर है जहां आर्मी है, दौलत बेग ओल्डी सबसे ऊपर है जहां एयरफोर्स है, वो आपको जानकारी नहीं। अब मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा, जो आपने बात कही व्हाइट पेपर की, बड़ी ही आपने सलीके से 2014 की बात करी। अरे हम तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हैं। आपको हमारी बात पे यकीन ना हो, वो आदतन है, फितरतन है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं। अरे चीन तो ये कह रहा हम उसके इलाके में घुस गए, चीन ने हमारे ऊपर ये आरोप लगाया हम एग्रेसर है।
चलिए हमारी बात पे भरोसा नहीं तो चीन की बात पे भरोसा कर लीजिए, आज जो नाटो का बयान है उस पर भरोसा कर लीजिए, मगर भरोसा किसी पे नहीं है, क्योंकि हकीकत यह है कि जनता के भरोसे को तोड़ना ही एकमात्र फितरत है विपक्षी दलों की, और ओवैसी जी के दल की भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति रहती है। अब आपने जो एक बात ये कही व्हाइट पेपर, पहली बात तो आप स्वयं एक लॉयर भी हैं और सांसद भी हैं, आपकी बात एक बार मान भी लें, ये आईबी की रिपोर्ट और मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट व्हाइट पेपर का हिस्सा होती है क्या? और आपने व्हाइट पेपर 2014 से कहा, क्यों नहीं पिछले के बोला कि 96 का एग्रीमेंट भी आए, 97 का एग्रीमेंट भी आए, 2005 का भी आए, 2008 का भी आए, जिसकी वजह से हमारे हाथ बंधे थे। हाँ, मैं ईमानदारी से कहता हूं हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु हमने 43 जवानों को निपटाया। यह सत्य है कि आर्मी में एक निर्णय होता है कि गोली नहीं चलानी है तो नहीं चलाया, पर गोली उधर से भी नहीं चली, इधर से भी नहीं चली। वो कहते हैं कि शस्त्र विहीन हमारे सैनिक नहीं, शस्त्र के साथ थे, मगर मर्यादा और अनुशासन के नाते उन्होंने शस्त्र नहीं चलाया। हमारे जवान शस्त्र विहीन नहीं थे। विपक्ष के नेता ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दृष्टि विहीन है, बुद्धि विहीन है और मूल्य विहीन। 3 बहुत बड़े बड़े शब्दों में आरोप लगाया असदुद्दीन ओवैसी जी आप पर उन्होंने। सवाल यह है कि आज शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घरों को पहुंच रहे हैं। आज लद्दाख में वायुसेना अध्यक्ष अचानक दौरे पर गए, वहां पर लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। क्या ये वो वक्त नहीं है जब हिंदुस्तान की हर राजनीतिक पार्टियों को अपने मतभेद के ऊपर उठकर एकजुट आवाज में बोलना चाहिए? ओवैसी साहब। मैडम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे जनाब सुधांशु साहब के सवालों का जवाब देने का मौका दीजिए। यकीनन मैं मुल्क के साथ हूं, मैं मुल्क का वफादार हूं, मैं मोदी के साथ नहीं हूं, ना मैं मोदी का वफादार कभी रहूंगा। मैं देश का साथ देता आया और इंशाल्लाह देता रहूंगा। जनाब सुधांशु साहब, आप बात कर रहे हैं 2005 के एग्रीमेंट की। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाड़ में जाए एग्रीमेंट वो जो मेरे सिपाहियों की जान को नहीं बचा सका। और अगर कोई मेरे सिपाही पर, मेरे घर में अगर मुझ पर बंदूक तानता है, मेरे कमांडिंग ऑफिसर को मारता है, तो हमारी सरकार को यह बोलना चाहिए था कि खबरदार, अगर हमारे किसी सिपाही के बाल पर भी आंच आती है तो गोली चलाओ। दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, सेल्फ डिफेंस। भारत की जमीन पर चीन ने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को, हमारे सिपाहियों को मार मार कर 3 पानी में डूब गए। 150 से ज्यादा लेह के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 10 को उन्होंने होस्टेज बना लिया। जो आपने नहीं कहा, आज उसको छोड़ा। ऐसे एग्रीमेंट को मैं फाड़ कर फेंकता हूं देश के लिए। क्या आप भूल गए कि आर्मी ने क्या कहा था? अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो गोली चलाएंगे। जब एक दुश्मन मुल्क का सिपाही हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर हमला करता है तो आपकी सरकार यह कह रही है कि गोली नहीं चलाना चाहिए। सुधांशु जी, क्या हो गया आपकी हमीयत को? क्यों आप नहीं कहते कि गोली चलाना चाहिए था, मारना चाहिए था चीनियों को? और तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये जो साइचन, सुधांशु जी आप ज्योग्राफी नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूं। चीन गालवान में बैठकर अब भारत की फौज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडियन आर्मी एक्सेस टू सियाचिन ग्लेशियर को रोकेंगे चीनी। और आप ये भी जान लीजिए कि काराकोरम पास के कम्युनिकेशन को चीन खत्म कर सकता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं जो कुछ कह रहा हूं, मुझे कोई इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि मीडिया में वाइडली रिपोर्ट हुआ है कि अप्रैल में आईबी ने रिपोर्ट दी, और फिर मई 5 को, मई 9 को, मई 17 को, ये तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया। आप इंडिया टुडे के चैनल पर मैप देख लीजिए कि आज भी चीन बैठा हुआ है। क्या चीन, सुधांशु जी, भारत की जमीन पर नहीं बैठा हुआ है? और क्या आप देश को ये पैगाम देना चाह रहे हैं मोदी की तरफ से कि हमारे 20 मरे तो हमने उनको 20 को मारा? सुधांशु जी, एक हिंदुस्तानी की जान की कीमत सारे चीन की आबादी से बढ़कर है हमारे सिपाही की। क्या हो गया आज आप लोगों को? क्या सांप सूंघ लिया आप लोग?